गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपना तैयारी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आपकी तैयारी में कुछ मदद करने के लिए हम लोग आए हैं और आशा करते हैं कि मदद करके ही जाएंगे। आप इस चैनल के साथ सिर्फ बने रहिएगा और लास्ट वीडियो तक, लास्ट लेक्चर जो हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं उसको आप देखते जाइएगा। हम आपको भरोसा नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये वादा करके जाते हैं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत आपको मदद मिलेगी। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन, आपको जैसे थंबनेल में पता चल रहा है कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सेट 1 सेट 2 लेकर के आए थे लेक्चर, और ये लेक्चर आपका सेट 3 का है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा के तुलना में घटने, जैसे होता है ना कि एक बात याद रखिएगा, जैसे रुपया का वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। जब डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, जब हम लोग 12th में पढ़ते थे उसमें $1 बराबर हम लोग को सर पढ़ाते थे 65-66 रुपये। आज जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो $1 = 86 समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय 65 रुपया में जो सामान, भारत में 65 रुपया का जो सामान था, हम विश्व के किसी भी देश को हम भेजेंगे या अमेरिका को मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से निर्यात करेंगे, बदले में वो $1 देगी, $1 के बदले सामान देगी, $1 का सामान देगी जो अमेरिका के बाजार में बिकता है। यानी वहाँ पर क्या हुआ, एक दर का निर्धारण हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय दर बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। ठीक है, आज $1 बराबर, ठीक है, 86 आपका रुपीज़ या पॉइंट समथिंग रुपीज़ है। इसका अर्थ है कि 86 रुपया में जितना सामान यहाँ मिलेगा, इसको जब हम किसी दूसरे देश में निर्यात करेंगे उसके बदले वह $1 का सामान देगा, या $1 हमको राशि देगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अवमूल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा का निर्धारण किया था? याद रखिएगा, निर्धनता रेखा का निर्धारण किया था दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश स्वास्थ्य में सुधार। याद रखिएगा, शिक्षा स्वास्थ्य ये सब भौतिक पूंजी है, ये सब मानव पूंजी है। ठीक है, याद रखिए, जब शिक्षा बढ़ेगा तो अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा तो एक कोई अच्छा मशीन बनाएगा, जब अच्छा मशीन बनाएगा तो जो मशीन होगा वो भौतिक पूंजी होगा जिसको बाजार में बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी को आप टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, मानवीय पूंजी को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि आपका शहरी क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए कि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसे मिलान करना है, आपको कुछ नहीं है। ठीक है, कौन सा 5 को दर्शाता? तो याद रखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, 5, तो सी नंबर ऑप्शन जाता है। किसी वर्ग का उच्च व निम्न सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपका किसी भी वर्ग का उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा को अंतर को हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सहसंबंध का महत्व है, क्योंकि आखिर क्यों महत्व है? तो आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक नहीं है, ठीक है, शोध में सहायक नहीं है, व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक नहीं है, या चरों के बीच कारण परिणाम का संबंध को स्पष्ट करता है। बहुवचन रूप में आंकड़े, ठीक है, सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है? तो सरल अर्थ क्या है? बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ होता है किसी भी प्रकार का आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है। ठीक है, जब देश का मौद्रिक और बैंकिंग नीतियों में किसी प्रकार का सुधार होता है उसको लोग मौद्रिक सुधार बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं, जो मुद्रा है आपका किसी भी देश में, जो मौद्रिक नीति का जो सुधार करता है वो आपका आरबीआई करता है। याद रखना है, कौन करता है बेटा? याद रखना है आपको, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? वो सुधार करती है, मौद्रिक नीति का सुधार वही करती है। आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई वही काम करती है, ठीक है, सरकार के लिए जो काम
कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक जनता के लिए करती है। जनता के लिए क्या करती है? वो जनता के लिए वो करती है। तो आपका जाकर के वही काम आपका आरबीआई क्या करती है? वो आपका आरबीआई उस प्रकार का काम करती है। ठीक, अब ध्यान से आपको समझना है कि जब देश में मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में जो सुधार के लिए जो जाना जाता है वो कौन करती है? वो आपका आरबीआई करती है। कौन करती है? वो आरबीआई वो काम करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनों में से सम्मिलित है। ठीक है, ग्रामीण निर्धन में से शामिल है। किसे हम ग्रामीण निर्धन में शामिल करते हैं? केवल सीमांत किसान नहीं, ठीक है, केवल गरीब किसान नहीं, आपका जाकर के केवल भूमिहीन किसान, तो जो भूमिहीन है, सीमांत है, गरीब किसान है, ठीक है, सबको ग्रामीण निर्धनता में आपको शामिल करा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो प्रस्तुत किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका किया था। ठीक, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया जाता है? HYV सीड्स का प्रयोग, दोनों में हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका अब इसमें क्या था कि किस प्रकार का खेती होता है? जो पंचवर्षीय योजना है, उस पंचवर्षीय योजना में जो आपका क्वेश्चन है क्या, हरित क्रांति में, हरित क्रांति में क्या होता है, किस प्रकार का? तो रासायनिक का प्रयोग किया गया, रसायन का, उच्च किस्म का खाद का प्रयोग किया गया, ये सब का प्रयोग क्या किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने, पशुपालन करने एवं खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है? ठीक है, अब किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने, पशुपालन, वृद्धि करना, इस सबको हम लोग विविधीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविधीकरण। ठीक, प्रकाशित आंकड़ा होता है, किसी प्रकाशित आंकड़ा होगा, ठीक है, आंकड़ा होता है, प्राथमिक क्षेत्र नहीं होता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्रकाशित आंकड़ा द्वितीय क्षेत्र में आता है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से भी हम लोग इसको जानने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका जाकर के भारित निर्देशांक का आकलन Q0 से हम लोग आधार को दर्शाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि सिग्मा एक्स इक्वल टू इतना दिया गया, एन इतना है, तो हम लोग जानते हैं बाबू कि समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिग्मा एक्स बटे एन, यानी सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है? 50 बटे एन, यानी 50 बटे एन इक्वल एन का वैल्यू कितना है? 5 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 10। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 10। चलिए, ठीक है, ठीक है, सांसद द्वारा, भारतीय सांसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, ठीक है, जो इसका अधिनियम पारित हुआ था, जो आपका नरेगा, ये हुआ था आपका 2005 में। इसको पूरा देश में लागू कब किया गया? इसको पूरा देश में लागू किया गया था 2008 में। कब लागू किया गया? 2008 में इसको पूरा देश में आपका लागू किया गया था। ठीक, आपका जो नरेगा है, ये नरेगा यानी जो मनरेगा, इसका ही नाम मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। ठीक है, आपका अब ये जो मनरेगा है, इस मनरेगा का कुछ विशेषता हम आपको बताते हैं। इसमें क्या करता है? इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। कितना दिनों की रोजगार की गारंटी देता है बाबू? 100 दिन, यानी 100 डेज का रोजगार की गारंटी देता है। यदि किसी व्यक्ति को 100 दिन तक रोजगार नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश उसको 100 दिनों की रोजगार नहीं मिल पाती है, तो सरकार उसको, ठीक है, वो भत्ता देने का काम करेगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृत, ठीक है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है, उसको आर्थिक नियोजन कहा जाता है। आर्थिक नियोजन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को, ठीक है, कहाँ पर
ये टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907। याद रखिएगा जो इसका उत्पादन का काम कब हुआ था? उत्पादन का काम हुआ था बेटा, स्टार्ट हुआ था 1911। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। स्थापना कौन किया था? जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। इसमें लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उड़ीसा के खान से होती है, जबकि कोयला, मैक्सिमम कोयला वो झरिया धनबाद से आती है। ठीक है, आपका कहाँ पर है? जमशेदपुर के साक्षी नामक जगह पर है। कौन सा नदी के किनारे है? तो आपका कमेंट करके बताइए, हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है? हम बताए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को बढ़ावा देना, ये सब किस प्रकार का निर्माण है? पूंजी निर्माण है, और मानवीय पूंजी निर्माण है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्य के द्वारा प्रशिक्षण, ये भी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सभी। चीन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1953 में। ठीक है, 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो याद रखिए, आंकड़ों का संकलन करता है, वर्गीकरण भी करता है, पूर्वानुमान भी लगा सकता है, लेकिन वो विश्लेषण नहीं कर सकता। विषय विश्लेषण कैसे कर सकता है? तो एनालिसिस वो नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम लकड़ी का फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो श्याम कौन है? तो श्याम फर्नीचर के उत्पादन करता है, विक्रेता नहीं है, निर्माण। ठीक है, बिक्री के उद्देश्य से करता है, तो निर्माण करता है, निर्माण करने वाला उत्पादक होता है। ठीक है, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या है? प्रदर्शक, ऑपरेटर, गणनाकार। क्या होता है? ठीक है, गणनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? पहली जनगणना 1951 में हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ जनगणना से संबंधित पहली बार जनगणना कब हुआ था? याद रखिएगा, पहली बार, ठीक है, अनऑफिशियल जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था। उसमें वायसराय था लॉर्ड मेयो। याद रखना, ध्यान देना बेटा, कुछ चीज़ समझ लीजिएगा। लॉर्ड मेयो था पहली बार 1872 में। आधिकारिक जनगणना कब हुआ? 1881, जो आपका कहीं बुक में मिलता है। पहली बार स्वतंत्र भारत, आपका स्वतंत्रता से पहले पहली बार जनगणना हुआ था 1881 में। उसमें कौन था? वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन था बेटा? लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन हो गया। तो लॉर्ड रिपन क्या था? ये आपका था वायसराय। ठीक, पहली बार जनगणना कब हुआ? 1881। कब हुआ बेटा? 1881। अब याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले लगभग 8 बार जनगणना हुआ था। कितना बार जनगणना हुआ था? 8 बार, याद रखना है, 8 बार जनगणना हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951। कब हुआ था? 1951। ठीक है, अंतिम जनगणना 2011। ठीक है, होना था 2021 में, कोविड के कारण अभी तक नहीं हो पाया है क्लियर। ठीक है, तो 1951 में आपका हुआ था। आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? कितना बार हुआ था? लगभग 7 बार हुआ है। ठीक है, समय के अनुसार सामूहिक किए जाने वाले आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? समय के आधार पर, काल के आधार पर, तो हम लोग बोलते हैं कालानुक्रम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु क्या होता है? उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सीमा का अनुपात, मध्य बिंदु। ठीक है, आपका उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का औसत। तो याद रखिएगा, दोनों का जोड़ करके दोनों से क्या करते हैं? ठीक है, भाग दे देते हैं। तो भाग दे देते हैं तो औसत होगा। ठीक है, चलिए, वृत्तीय आरेख है। ठीक है, वृत्तीय आरेख एक द्विविमीय आरेख होती है। ठीक है, आयत चित्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। किसको ज्ञात कर सकते हैं? बहुलक तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका अब जो आयत चित्र है उसके आधार पर हम किसका गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब तो एक बात याद रखिएगा कि आयत चित्र के आधार पर आपका इधर माध्य का तो नहीं निकाल सकते, माध्य का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयत चित्र के आधार पर परास, बहुलक का गणना कर सकते हैं। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। मान लीजिए 100 बराबर, तो वृत्त का कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, 100 बराबर भागों में बांट दिए तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3.6। इतना का क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं, हमको तो औसत होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या निकालने बोला है। चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को कितना भाग, जब चतुर्थक है तो कितना भाग में बांटेगा? 4 भागों में बांटेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से माध्यिका की विशेषता कौन सी है? यह आंकड़ा को 2 भागों में बांटती है, विभाजित करती है माध्यिका। ठीक है, यह आंकड़ा को 4 भागों में विभाजित नहीं, ये चरम मानों पर निर्भर करते नहीं, इसकी आवृत्ति सर्वाधिक, जिसकी आवृत्ति नहीं, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसको बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बहुलक बोलते हैं। माध्यिका को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रास, रेंज निकालना। रेंज निकालना कितना आसान है बेटा? रेंज क्या होता है? तो सबसे अधिकतम मान, सबसे न्यूनतम मान। ठीक है, सबसे अधिकतम कितना है? 150। ठीक है, सबसे न्यूनतम कितना है बेटा? 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 130। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
आपका निम्नलिखित में से कौन वितरण की असमानता का माप करता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वितरण की असमानता का माप करता है। तो जो वितरण में जो असमानता होती है उसको जो माप करता है वो आखिर कौन माप करता है, वितरण की असमानता का माप कौन करता है, ठीक है। तो उस वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वक्र को हम लोग लॉरेंज वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज वक्र, ठीक है। दिए गए आंकड़ों में मानक विचलन, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बना करके हमको उसका आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो याद रखना है कि गुणांक का जो मान होता है वो +1 से -1 के बीच होता है। कीमत सूचकांक का क्या मापता है, कीमत सूचकांक क्या मापता है, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में कीमतों में औसत परिवर्तन, वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष, ठीक है, की कीमतों में औसत परिवर्तन, याद रखना, ठीक है। आपका आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की मात्रा में औसत परिवर्तन, या वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की उत्पादन में औसत परिवर्तन, ठीक। तो याद रखना है कि आखिर ये क्या मापता है, ये माप करके आपको क्या बताता है। तो ये बताता है क्या कि आधार वर्ष की तुलना में जो आधार वर्ष, ठीक है, मान लिया जाए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया गया, मान लीजिए 2015 को मान लिया, 2020, ऐसा वर्ष जिसमें किसी प्रकार का कोई आपदा ना आया हो, एक सामान्य, सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बाढ़ नहीं आना चाहिए, सामान्य वर्ष जिसको माना जाता है, ठीक है, उसको आधार वर्ष मान लिया गया। में वर्तमान वर्ष की कीमत में औसत परिवर्तन, कितना महंगाई बढ़ा, कैसे महंगाई निकाला जाता है, एक आधार वर्ष मान लिया गया, ठीक है ना, और उस आधार वर्ष की तुलना करने लगा कितना महंगाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ठीक। तो ये होता है ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास कब हुआ। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में ही हुआ था, ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। चलिए भारत में चाणक्य संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो अवधि है, ये अवधि किस अवधि को हम लोग मानने का काम करते हैं, तो 1921 से बाद की अवस्था को, ठीक है, चाणक्य संक्रमण का प्रथम सोपान। इसका अर्थ यह है कि इससे पहले जनसंख्या घटती थी बढ़ती थी, किसके कारण, महामारी के कारण। बच्चा जन्म तो लेता था और मृत्यु भी होता था, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1921 के बाद क्या हुआ, निरंतर जनसंख्या में क्या होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि होते रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय इंजन का प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था। USSR से लिया गया था। प्रशुल्क लगाया जाता, किसमें लगाया जाता, आयातित वस्तुओं पे लगाया जाने वाला कर को हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, आपका नई आर्थिक नीति 1991 में 3 उपवर्ग क्या है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इसको हम लोग LPG पॉलिसी बोलते हैं। कौन सा पॉलिसी बोलते हैं बेटा, LPG पॉलिसी बोलते हैं, ठीक। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या कितना है। तो अभी तो इसे डाटा के आधार पर 3 लीजिएगा, लेकिन वर्तमान में अभी 2 है। क्या है, 2 है, ठीक है। एक है आपका परमाणु, एक क्या है, परमाणु है, और सरकार दूसरा रेलवे को रखा है, ठीक है ना, किसको रखा है, ठीक है, रेलवे को रखा है। अब ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो 3 मारेगा, ऐसे 2 है, ठीक, 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया सरकार ने 2009 में, ठीक है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान पर जोर दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएगी, ठीक है ना, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ प्रयोग, ठीक है, करने वाला देश कौन सा है। तो इसी ऑप्शन में से है आयरलैंड। कौन है, आयरलैंड है, ठीक है ना, जहाँ पर तकनीकी विकास पर बहुत ज़्यादा आपका जोर दिया जाता है, ठीक। चलिए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, आप लेक्चर से बनाए रहिए। धन्यवाद।